इस मूवी की कहानी 1990 में शुरू होती है और यहाँ हमें दो भाई बहन यानी कि मिशेल और क्रिस्टोफर दिखाई देते हैं। क्रिस्टोफर बहुत इंटेलिजेंट होता है और छोटी सी उम्र में ही वो एक ऐसा टेस्ट दे रहा था जिससे उसका डायरेक्ट कॉलेज में एडमिशन हो सकता था। जैसे ही वो एग्जाम से फ्री होकर बाहर आते हैं, कुछ आर्मी ऑफिसर्स उन्हें रोक लेते हैं, सिर्फ इस वजह से क्योंकि क्रिस्टोफर ने एक टी शर्ट पहनी थी जिसमें कासाम रोबोट लिखा था, जो ये दिखाता है कि उसे रोबोट बहुत पसंद है। लेकिन उस टाइम इंसानों और रोबोटों के बीच एक बड़ी जंग होने वाली थी। फिर सीन शिफ्ट होता है और एक मशहूर साइंटिस्ट को दिखाया जाता है जो रोबोट से नफरत करता था। पहले रोबोट्स इंसानों की मदद के लिए बनाए गए थे, लेकिन जब उनमें कोई दिक्कत आती तो इंसान उन्हें बेकार समझकर फेंक देते थे। सालों तक ये सब सहने के बाद रोबोट्स ने अपने हक और इज्जत की डिमांड की। उन्होंने अपनी एक अलग कम्युनिटी बना ली जिसका एक लीडर था, लेकिन इंसानों को ये पसंद नहीं आया और फिर जंग छिड़ गई। इंसान अपनी आदतें बदलने के लिए तैयार नहीं थे, इसी वजह से ये वॉर और भी ज़्यादा बढ़ती गई। एक टाइम आया जब रोबोट्स को यूज़ करना और अपने घरों में रखना इलीगल कर दिया गया। दुनिया भर में सिर्फ वॉर का माहौल बन गया। जंग के दौरान एक मिलिट्री ऑफिसर अपने बॉस को रिपोर्ट करता है कि रोबोट्स इंसानों पर भारी पड़ रहे हैं, क्योंकि वो कभी थकते ही नहीं थे। इंसान ये वॉर हारने ही वाले थे, लेकिन तभी एक साइंटिस्ट ने एक नई टेक्नोलॉजी बना दी। इस नई इन्वेंशन का नाम नीरो कास्टर रखा गया। इसके जरिए इंसान अपने दिमाग की मदद से कास्टर रोबोट्स को कंट्रोल कर सकते थे। बस अपने सर पर एक नीरो हेलमेट पहना और रोबोट्स को अपने ब्रेन से चलाने लगे। ये रोबोट्स भी नॉर्मल रोबोट्स की तरह ही थे, लेकिन इंसानों के कंट्रोल में थे और थकते भी नहीं थे। जल्द ही इस टेक्नोलॉजी की मदद से इंसानों ने ये वॉर जीत ली। सबसे ज्यादा रोबोट्स को डिस्ट्रॉय करने वाला अवार्ड दिया गया मार्शल को। जंग के बाद इंसानों और रोबोट्स के बीच एक एग्रीमेंट साइन किया गया, जिसमें रोबोट्स को डिस्ट्रॉय करने की जगह एक स्पेशल फैसिलिटी में बंद कर दिया गया। वक्त के साथ साइंटिस्ट ने अपनी न्यूरो टेक्नोलॉजी को और भी ज्यादा एडवांस कर लिया। अब इंसान अपने दिमाग के दो हिस्सों को डिवाइड करके एक वक्त में दो कास्टर रोबोट्स को कंट्रोल कर सकते थे। साथ ही उनके पास ये ऑप्शन भी था कि अपने दिमाग का एक हिस्सा रोबोट से कनेक्ट करें और दूसरे हिस्से से अपनी लाइफ को एंजॉय करें। ये टेक्नोलॉजी लोगों को बहुत पसंद आई और धीरे धीरे पूरी दुनिया इसे यूज करने लगी। स्कूल में भी बच्चों को नीरो टैग का यूज करना सिखाया जाने लगा। फिर सीन शिफ्ट होता है 1994 में। यहाँ हमें मिशेल दिखाई जाती है जो अपने फॉस्टर डैड के साथ रहती है। मिशेल अब स्कूल जाती है तो दिखाया जाता है कि सारे बच्चे नीरो हेलमेट पहनकर पढ़ाई कर रहे होते हैं, लेकिन मिशेल ये हेलमेट यूज नहीं करती क्योंकि उसे अपनी असली इंसानी सोच बहुत पसंद है। रूल्स न मानने की वजह से मिशेल को प्रिंसिपल के ऑफिस बुला लिया जाता है। प्रिंसिपल उसे समझाती हैं कि अगर तुम रूल्स को फॉलो नहीं करोगी तो मुझे तुम्हारी माँ को कंप्लेंट करनी पड़ेगी। तब मिशेल बताती है मेरी पूरी फैमिली एक एक्सीडेंट में मर चुकी है। ये सुन के प्रिंसिपल थोड़ी इमोशनल हो जाती है और उसे सजेस्ट करती है कि वो न्यूरो हेलमेट की मदद से न्यूरो थेरेपी ले ले, इससे उसे अच्छा महसूस होगा। लेकिन मिशेल को ये सब आर्टिफिशियल चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। तभी एक फ्लैशबैक शुरू होता है और उसे अपना एक एक्सीडेंट याद आता है। उनकी कार के सामने अचानक से एक हिरन आ गया था। उसे बचाने के चक्कर में कार का कंट्रोल चला गया और एक्सीडेंट हो गया। इस क्रैश में मिशेल भी बहुत बुरी तरह इंजर्ड हो गई थी। जब उसे होश आया तो वो हॉस्पिटल में थी। जैसे ही उसने आंखें खोली, एक डॉक्टर जो चश्मा पहने था उसके सामने खड़ा होता है। लेकिन तभी मिशेल तुरंत उठ जाती है क्योंकि उसे महसूस होता है कि कोई उसके घर में चुपके से घुसने की कोशिश कर रहा है। दरवाजे के पीछे जो भी था वो धीरे धीरे रूम में आया और हमें पता चलता है कि ये एक कॉस्मो रोबोट था। उसके हाथ में एक बैट था और वो मिशेल की तरफ आगे बढ़ रहा था। मिशेल ने उसे धमकाया कि वो और आगे बढ़ा तो वो उसे मार देगी, लेकिन रोबोट ने अपने सर की तरफ इशारा किया और एक स्क्रू टाइट करने को कहा। मिशेल ने डर के मारे वो स्क्रू टाइट कर दिया और तभी रोबोट बोलने लगा और उसने कहा कि मैं तुम्हारा भाई हूँ। ये सुनते ही मिशेल शॉक में आ गई, लेकिन इससे पहले कि वो रिएक्ट करती अचानक से रोबोट नीचे गिर गया। जब मिशेल ने देखा तो उसके फॉस्टर डैड ने उस पर अटैक कर दिया था। आज के दौर में इंसानों के लिए रोबोट्स रखना इलीगल था। मिशेल के फॉस्टर डैड मिशेल से गुस्से में कहते हैं कि तुरंत इस रोबोट को यहाँ से निकाल दो, लेकिन मिशेल आगे बढ़ती है और कहती है ये सब आपकी गलती की वजह से हुआ है। उसके फॉस्टर डैड गुस्से में आकर मिशेल पर अटैक कर देते हैं। ये देखकर कॉस्मो रोबोट भी भड़क जाता है और फॉस्टर डैड पर हमला कर देता है। कॉस्मो रोबोट के जोर से मारने की वजह से वो सीधा जाकर दीवार से टकराते हैं। वो पुलिस को कॉल करने वाले होते हैं, लेकिन उससे पहले ही मिशेल उन्हें बेहोश कर देती है और कॉस्मो रोबोट के साथ वहां से भाग जाती है। काफी दूर जाने के बाद मिशेल रुकती है और कॉस्मो रोबोट से पूछती है, तुमने ऐसा क्यों कहा कि तुम मेरे भाई हो? तुम्हारे अंदर ऐसी कौन सी चीज है जो मेरे भाई की तरह है? कॉस्मो रोबोट कहता है कि मेरे अंदर क्रिस्टोफर की कॉन्शियसनेस है।
और ये सुनने के बाद मिशेल इमोशनल हो जाती है और पूछती है तो फिर मेरे भाई की बॉडी कहाँ है। कॉस्मो रोबोट इशारा करके समझाता है कि सिर्फ एक डॉक्टर को क्रिस्टोफर के बारे में पता है। मिशेल को याद आता है कि ये वही डॉक्टर था जिन्होंने उसे बताया था कि उसका भाई मर चुका है। तभी मिशेल एक नक्शा निकालती है और रोबोट नक्शे पर एक जगह हाथ रखकर बताता है कि रोबोट्स की फैसिलिटी के बीच में वो डॉक्टर मिल सकता है जो क्रिस्टोफर के बारे में जानता होगा। रास्ते में मिशेल और कॉस्मो रोबोट देखते हैं कि लोगों की हालत काफी खराब हो चुकी है। लोग न्यूरोटेक हेलमेट का गलत तरीके से यूज कर रहे हैं। इसका इतना ज्यादा नशा हो गया था कि लोग असलियत से दूर होते जा रहे थे। ये देखकर कॉस्मो रोबोट उदास हो जाता है। वहीं उन्हें कीट्स नाम का एक आदमी मिलता है। ये वही मिलिट्री ऑफिसर था जिसने रिपोर्ट दी थी कि इंसान रोबोट से जंग हार रहे हैं, लेकिन अब ये मिलिट्री यूनिफॉर्म में नहीं था। शायद अब ये रिटायर हो चुका था। अब कीट्स इलीगल गन सप्लाई करने का काम करता था और वहाँ वो एक न्यूरोकास्टर रोबोट को एक गन बेचने आया था। जैसे ही रोबोट गन पकड़ता है वो पैसे देने से मना कर देता है और उल्टा उसी गन से कीट्स को धमकाने लगता है। लेकिन इससे पहले कि वो कीट्स पर अटैक करता, एक दूसरा रोबोट पीछे से आकर उस न्यूरोकास्टर रोबोट को डिसेबल कर देता है। ये रोबोट कीट्स का था जो उसने इलीगली अपने पास रखा था। कीट्स और उसका रोबोट मिलकर उस न्यूरोकास्टर रोबोट की बॉडी को अपने ट्रक में डाल देते हैं। ये देखकर मिशेल और कॉस्मो रोबोट चुपके से उसी ट्रक में चढ़ जाते हैं क्योंकि उन्हें पता था कि ये ट्रक रोबोट्स वाली फैसिलिटी के अंदर जाएगा। तभी हमें पता चलता है कि मिशेल के फॉस्टर डैड होश में आकर पुलिस में रिपोर्ट लिखवा देते हैं कि मिशेल के पास एक कॉस्मो रोबोट है। गवर्नमेंट तुरंत एक्शन लेती है और मार्शल को हायर कर लेती है जो रोबोट्स को मारने में एक्सपर्ट था और कुछ साल पहले इसको एक अवार्ड दिया गया था। अब मार्शल मिशेल और कॉस्मो रोबोट का पीछा कर रहा था। कीट्स ने ट्रक एक जगह रोका जो उसका घर था। उसका घर रोबोट्स की फैसिलिटी से कनेक्टेड था। जैसे ही ट्रक रुका, मिशेल और कॉस्मो रोबोट चुपके से ट्रक से निकल आए, लेकिन कीट्स और उसका साथी रोबोट ने इनकी आवाज सुन ली। दोनों ने तुरंत मिशेल और कॉस्मो रोबोट को गन पॉइंट पे ले लिया। मिशेल ने बताया कि उसका सिर्फ एक ही मकसद है, उस फैसिलिटी के अंदर जाना, इसीलिए वो कीट्स के ट्रक में छुपी थी। उसे पता था कि कीट्स वहां से इलीगल तरीके से सामान ले जाता और बेचता है। कीट्स कहता है कि वहां बहुत ज्यादा खतरा है, तुम वहां नहीं जा सकती। अगर तुम्हारा ऐसा कोई प्लान भी है तो उस प्लान को भूल जाओ। तभी कीट्स को किसी के आने का एहसास होता है। वो जल्दी से दोनों रोबोट्स को छुपने को कहता है। तभी मार्शल का एक न्यूरो रोबोट आता है और चिल्लाता है, बताओ तुम्हारे रोबोट्स कहाँ हैं? मैं जानता हूँ कि मिशेल उनकी मदद कर रही है, लेकिन कीट्स झूठ बोल देता है कि ये मेरी बहन है और यहाँ कोई रोबोट नहीं है। मार्शल उनकी बात पर भरोसा नहीं करता और गुस्से में कीट्स पर हमला कर देता है। ये देखकर दोनों रोबोट्स भड़क जाते हैं और मार्शल पर टूट पड़ते हैं। मौका देखकर मिशेल जल्दी से यहाँ के पावर स्विचेस ऑफ कर देती है। चारों मिलकर मार्शल के न्यूरोकास्टर रोबोट को कुछ चीजों के नीचे दबा देते हैं और वहां से भाग जाते हैं। अब असली मार्शल अपना न्यूरो हेलमेट उतारता है और गुस्से से चिल्लाता है। मिशेल और उसकी टीम भागते हुए एक और भी ज्यादा खतरनाक जगह पहुंच जाते हैं। अब कीट्स गुस्से में आकर चिल्लाता है क्योंकि यहाँ से बाहर जाने का कोई दूसरा रास्ता नहीं होता। तभी स्कैवेंजर रोबोट्स वहां आ जाते हैं। ये रोबोट्स पुराने खराब रोबोट्स को मारकर उनके सही पार्ट्स अपने अंदर लगा लेते हैं ताकि ज्यादा देर तक सरवाइव कर सके। इधर उधर ढूंढने पर कीट्स के रोबोट को एक बड़ा रोबोट और एक वैन मिल जाती है। अब कीट्स का छोटा रोबोट उस बड़े वाले रोबोट को कंट्रोल कर लेता है और वैन को अपने शोल्डर पर उठा लेता है और उस वैन में कीट्स, मिशेल और जो कॉस्मो रोबोट है वो बैठ जाते हैं। जब ये लोग यहाँ से निकलने वाले होते हैं तब मिशेल कीट्स से मदद मांगती है। वो कहती है, मैं एक डॉक्टर को जानती हूँ जो यहीं रहता है, वो हमें यहाँ से निकलने का रास्ता बता सकता है। अगर तुम हमारी मदद करोगे तो तुम भी यहाँ से निकल पाओगे। ये सुनकर कीट्स मिशेल की मदद करने के लिए मान जाता है। फिर मिशेल कीट्स से पूछती है, ये रोबोट तुम्हें कहाँ से मिला? कीट्स बताता है कि जंग के दौरान उसे ये रोबोट मिला था। जब मैं रोबोट्स के खिलाफ लड़ रहा था तब मेरी दोनों टांगें जख्मी हो गई थी। इसी रोबोट ने मेरी जान बचाई थी। आज मैं इसकी वजह से ही चल सकता हूँ, वरना शायद जिंदा भी नहीं होता। इसका मुझ पर बड़ा एहसान है, इसीलिए हमेशा इसे मैं अपने साथ रखता हूँ। जंग खत्म होने के बाद रोबोट्स रखना मना है, इसी वजह से कीट अपने रोबोट के साथ छुप कर रहता है। दूसरी तरफ साइंटिस्ट ईथन को दिखाया जाता है। जब ईथन अपनी माँ के पास गया तो देखा कि उसकी माँ की मेमोरी लॉस हो रही थी। जब उसने रीजन ढूंढा तो उसे पता चला कि ये सब उसकी न्यूरो टेक्नोलॉजी की वजह से हो रहा है। गुस्से में आकर ईथन अपनी लैब में गया और डॉक्टर से पूछा, हमारी टेक्नोलॉजी खराब कैसे हुई? डॉक्टर कहते हैं कि क्रिस्टोफर भाग गया है और उसी की मदद से हम न्यूरो टेक्नोलॉजी चला रहे थे। अब ये सुनकर ईथन और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वो कहता है, क्रिस्टोफर भाग कैसे सकता है, उसकी बॉडी तो हमारे पास है।
डॉक्टर ईथन को समझाता है कि क्रिस्टोफर ने अपना कॉन्शियस एक रोबोट में डाल दिया और उस रोबोट को बाहर भेज दिया। इस वजह से हमारी टेक्नोलॉजी फेल हो रही है। ये सुनकर ईथन बहुत जोर से चिल्लाता है और कहता है जल्दी से उस रोबोट को ढूंढो वरना मेरी कंपनी तबाह हो जाएगी। फिर ईथन खुद नैनोटेक की दुनिया में गया और मार्शल से कांटेक्ट किया। वो कहता है कि मेरी हेल्प करो, मेरा एक रोबोट भाग गया है जो मेरी न्यूरोटेक सिस्टम की जान था। अगर तुम उसे पकड़ कर ला दोगे तो मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा। मार्शल ने कहा मैं पहले से ही उस रोबोट को और उसके साथ वाली लड़की मिशेल को ढूंढ रहा हूँ। ईथन बोला ठीक है, लड़की को जेल में डाल देना और रोबोट मुझे दे देना। अब क्योंकि मिशेल और उसके साथियों ने मार्शल का पुराना न्यूरोकास्टर सूट तबाह कर दिया था, इसलिए ईथन ने मार्शल को एक नया एडवांस न्यूरोकास्टर सूट फ्री में दे दिया। अब मिशेल और उसके साथी एक अजीब जगह पर खड़े हुए थे, लेकिन तभी अचानक किसी ने उन पर एक बड़ा फ्रिज फेंक दिया और उनका बड़ा रोबोट उस अटैक से जख्मी हो गया। कुछ ही देर में बहुत सारे रोबोट्स आए और सबको पकड़ लिया। फिर उन सबको लेकर मिस्टर पीनट के पास ले गए जो इन सबके लीडर थे। मिस्टर पीनट पूछता है कि तुम लोग यहाँ पर क्यों आए हो, तुम लोग हमेशा हमें मारने के लिए यहाँ आते रहते हो। मिशेल बोलती है मैं तुम्हें यहाँ मारने या किसी को नुकसान पहुँचाने नहीं आई हूँ, बस एक डॉक्टर को ढूंढ रही हूँ जो इसी फैसिलिटी के अंदर रहते हैं। मिस्टर पीनट कहता है कि हाँ, यहाँ से काफ़ी दूर एक सेफ हाउस है, शायद वहीं पर वो रहते हों। फिर उसने मिशेल से पूछा तुम उस डॉक्टर को ढूंढना क्यों चाहती हो। मिशेल बोलती है मैं असल में अपने भाई को ढूंढ रही हूँ, उसका माइंड कॉस्मो रोबोट के अंदर है और मुझे खबर मिली है कि मेरे भाई को एक बड़ी कंपनी ने अपने पास रखा है। ये सुन के मिस्टर पीनट भी परेशान हो जाता है। एक बच्चे को अपनी फैसिलिटी में रख कर वो लोग क्या कर रहे हैं। मिशेल के पास इसका कोई जवाब नहीं था और अब मिशेल और उसके साथी आगे जाने के लिए तैयार थे। मिस्टर पीनट ने मदद के लिए कुछ रोबोट भेजे। ये लोग एक पावरफुल गाड़ी में बैठकर निकल जाते हैं। तभी मार्शल भी फैसिलिटी में आ चुका होता है और उसने इन लोगों को वहां से जाता हुआ देख लिया होता है। जब ये लोग अपनी मंजिल पर पहुंचने वाले होते हैं तभी वहां काफी सारे स्कैवेंजर्स इनको घेर लेते हैं, लेकिन उनके हमला करने से पहले एक गाना बजता है और एक सीक्रेट डोर खुल जाता है। ये लोग उसमें स्लिप होकर डॉक्टर अर्नेस्ट के पास पहुंच जाते हैं जिसे ढूंढने मिशेल यहाँ आई होती है। डॉक्टर अर्नेस्ट कुछ बोलता इससे पहले ही मिशेल गुस्से में बोलती है मेरा भाई कहाँ है, आपने कहा था वो मर गया है लेकिन वो अब भी जिंदा है, आपने मुझसे झूठ क्यों बोला। डॉक्टर अर्नेस्ट बोलता है तुम्हारा भाई ईथन की लैब में है। मिशेल पूछती है क्यों और किस लिए। डॉक्टर अर्नेस्ट ने बताया 6 साल पहले इंसान जंग में हार रहे थे और इसी दौरान तुम्हारा और क्रिस्टोफर का एक्सीडेंट हो गया था। जब हमने क्रिस्टोफर का टेस्ट किया तो पता चला कि उसका दिमाग में कुछ अलग ही ताकत है जो कि गॉड गिफ्टेड है। वही ताकत हमारी बची कुची उम्मीद बन गई। क्रिस्टोफर की ब्रेन पावर की वजह से हम ये सब बना पाए थे। मिशेल गुस्से में बोली फिर तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला कि वो मर गया है। डॉक्टर कहता है मैंने तुमसे झूठ जरूर बोला बट मैंने अपने रिपोर्ट में बिल्कुल सच सच लिखा। क्रिस्टोफर कोमा में था और उसकी बॉडी के जरिए उसके ब्रेन को यूज किया जा रहा था। डॉक्टर कहता है अगर हम आर्टिफिशियल तरीके से उसे जिंदा ना रखते और न्यूरोटेक ना बनाते तो क्रिस्टोफर भी मर चुका होता। मिशेल बोलती है तो तुम मना कर देते, कम से कम इतने गलत तरीके से उसके भाई का इस्तेमाल तो ना करते। डॉक्टर अर्नेस्ट ने समझाया वो पूरी तरह से मरा नहीं था, वो अंदर से जिंदा था। एक दिन उसने मेरा हाथ पकड़ने की भी कोशिश की थी। जब मुझे ये एहसास हुआ कि वो अंदर से जिंदा है तो मैंने न्यूरोटेक प्रोग्राम बंद करने का सोचा, लेकिन ईथन नहीं माना, उसने मुझे कंपनी से निकाल दिया। डॉक्टर ने बताया मैंने ही तुम्हारे भाई की कॉन्शियस इस रोबोट में ट्रांसफर की थी, इसी वजह से तुम यहाँ खड़ी हो। लेकिन मिशेल का इन सब पर कुछ भी असर नहीं होता। वो कहती है आखिर मतलब ही क्या था ये सब करने का। डॉक्टर बोला मैं चाहता था कि क्रिस्टोफर इस रोबोट के अंदर अपना कॉन्शियस ट्रांसफर कर ले और एक नए तरीके से जी सके, एक फैमिली बना सके। ये सुनकर मिशेल रोने लगी। वो कहती है मेरा भाई मेरा था, उसकी फैमिली मैं थी, उसको रोबोट्स की क्या जरूरत थी। कीट को भी ये सब देखकर बहुत गुस्सा आ गया और उसने डॉक्टर को मारना शुरू कर दिया। लेकिन तभी दिखाया जाता है कि मार्शल भी उस फैसिलिटी में पहुंच चुका है। जैसे ही उसने सीसीटीवी कैमरे में देखा उसने तुरंत हमले का प्लान बनाया। जैसे ही मार्शल फैसिलिटी में आया ये सब लोग धीरे धीरे मौका देखकर उस पर हमला करने लगे। लेकिन मार्शल का न्यूरोकास्टर रोबोट बहुत मजबूत था, इनके किसी भी अटैक का उस पर कोई भी असर नहीं हो रहा था। यहाँ फैसिलिटी के अंदर मार्शल अपनी पूरी टास्क फोर्स लेकर आया था जो इन रोबोट से लड़ने लगी। न्यूरोकास्टर रोबोट्स पुराने रोबोट्स को धड़ाधड़ तोड़ रहे थे। इस सिचुएशन में डॉक्टर ने मिशेल से कहा तुम रोबोट को लेकर यहाँ से भाग जाओ। लेकिन जैसे ही मिशेल भागने लगी मार्शल की उस पर नजर पड़ गई। उसने पीछे से मिशेल के रोबोट का हाथ पकड़ा और उसके साथ उड़ गया।
उसने मिशेल से तो कुछ भी नहीं कहा, बट उसने यहाँ पर काफी ज्यादा तबाही मचा दी थी और मिस्टर पीनट भी बहुत ज्यादा बुरी तरीके से जख्मी हो गया था। जब ये लोग वापस रोबोट की फैसिलिटी में आए तो देखा कि नीरोकास्टर रोबोट्स ने यहाँ के सभी रोबोट्स को मार दिया है। जो थोड़े बहुत बचे हैं वो भी काफी बुरी हालत में हैं। मार्शल उस रोबोट को लेकर ईथन के पास पहुंचता है, जिसे देखकर उसे सुकून मिलता है। वो रोबोट से कहता है, बहुत परेशान किया तूने मुझे, अब ऐसा मत करना। डॉक्टर उस रोबोट को एक मशीन में लिटा देते हैं और उसके अंदर का कॉन्शियस वापस क्रिस्टोफर की बॉडी में डाल देते हैं। मार्शल ये सब देखकर हैरान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग एक बच्चे का ऐसे इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। तभी ईथन कहता है, इस बच्चे की वजह से ही मैं एक नई टेक्नोलॉजी बना सका और पूरी इंसानियत को बचा पाया हूँ। वहीं दूसरी तरफ मिशेल ये सब देखकर काफी उदास थी। तब कीट्स उसके पास आता है और उसे तसल्ली देता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और हम दोनों मिलकर क्रिस्टोफर को बचा लेंगे और ईथन की सच्चाई सबके सामने लाएंगे। सबसे पहला मिशन था इस फैसिलिटी के बाहर निकलना। इसके लिए वो एक रोबोट के पास जाते हैं जो फैसिलिटी का रास्ता जानता था। इस रोबोट के पास काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। उसने मिशेल को बताया कि पूरा न्यूरोटैक तुम्हारे भाई के ब्रेन से चलता है। अगर तुम्हारा भाई होश में आ गया तो सारा न्यूरोटैक बंद हो जाएगा। मिशेल खुश होकर कहती है, ये तो अच्छी बात है, हम इसी तरह न्यूरोटैक को बंद करवा सकते हैं। रोबोट इनका साथ देने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन मिस्टर पीनट मना कर देता है। वो कहता है, हमें जंग नहीं चाहिए, सिर्फ इज्जत और अमन चाहिए। मिशेल मिस्टर पीनट को समझाने की कोशिश करती है कि हम अभी वही लेने जा रहे हैं। तभी बाकी रोबोट भी मिस्टर पीनट को समझाते हैं और आखिर में मिस्टर पीनट भी मान जाता है और फिर सब मिलकर इस मिशन का हिस्सा बन जाते हैं। सब लोग अपने मिशन के लिए तैयार होते हैं और एक बड़ी सी गोल शिप में बैठते हैं और उस शहर तक पहुंचते हैं जहां ईथन की लैब थी। ये लोग अपने साथ एक बहुत बड़ा रोबोट भी लाए थे जो किसी खिलौने की तरह चीजें उठा सकता था और लैब पर अटैक कर सकता था। अंदर बैठे ईथन ने ये सब देख लिया होता है। उसने मार्शल को कहा कि वो अपनी आर्मी के साथ मिलकर इन सब को खत्म कर दे। कीट्स एक बड़े रोबोट को कंट्रोल कर रहा होता है, पर तभी बहुत सारे एडवांस नीरोकास्टर रोबोट्स उन पर अटैक करने लगते हैं। आखिर में उसका रोबोट तबाह हो जाता है, लेकिन इससे पहले कि कीट्स भी मारा जाता वो एक तेज जंप करके रोबोट के अंदर से बाहर आ जाता है। दूसरी तरफ मिस्टर पीनट भी एक बड़ा रोबोट कंट्रोल करते हुए बैटलफील्ड में आ जाता है। उसके साथ सारे कॉस्मो रोबोट भी नीरोकास्टर रोबोट से लड़ने लगते हैं। जब सबका ध्यान बाहर की जंग पर था तभी मिशेल ने मौका उठाया और चुपके से लैब के अंदर चली गई। उसने अपने रोबोट का यूज करके सभी साइंटिस्ट को डरा दिया, जिससे वो सब लोग वहां से भाग गए। फिर उसने एक नीरो हेलमेट पहना जो उसके भाई से कनेक्टेड था और बाहर मार्शल एक बड़ा सा नीरोकास्टर सूट पहनकर आता है और तबाही मचाना शुरू कर देता है। हर तरफ धमाके होने लगते हैं। जंग के बीच में मार्शल मिस्टर पीनट के सामने आ जाता है। जब मिस्टर पीनट एक कास्टर रोबोट को मारकर फ्री होता है तभी मार्शल उस पर गन तान देता है और पूछता है, अब क्यों जंग लड़ रहे हो? मिस्टर पीनट कहता है, आज़ादी से बड़ा कुछ नहीं होता। मार्शल पूछता है, मौत भी नहीं? मिस्टर पीनट जवाब देता है, अगर मेरी मौत से मेरे साथियों को आज़ादी मिल जाती है तो मुझे ये मौत भी मंजूर है। मार्शल ये सुनकर इम्प्रेस हो जाता है और कहता है, तुम्हारे अंदर एक इंसान से भी ज़्यादा इंसानियत है। मैं आज एक इंसान से मिला हूँ जिसमें एक रोबोट से भी कम एहसास है। एक्चुअली मैं वो ईथन की बात कर रहा था, क्योंकि ईथन ने अपने प्रोडक्ट को सक्सेसफुल बनाने के लिए एक बच्चे की बेदर्दी का इस्तेमाल किया था। जब मार्शल को ये सच पता चला तो उसने डिसाइड कर लिया कि अब वो ईथन का साथ नहीं देगा, बल्कि अब वो बाकी के रोबोट्स के साथ लड़ेगा। दूसरी तरफ मिशेल नीरोकास्टर हेलमेट की मदद से अपने भाई क्रिस्टोफर से मिल रही थी। ये दोनों एक वर्चुअल दुनिया में थे जिसमें वो दोनों अपने घर में थे। मिशेल ने क्रिस्टोफर से कहा, चलो हमें यहाँ से निकलना है, पर क्रिस्टोफर ने मना कर दिया, मैं यहाँ से नहीं जा सकता। इन लोगों ने मेरा दिमाग आर्टिफिशियली जिंदा रखा हुआ है और इसी से न्यूरोटैक चल रहा है। अगर मैं यहाँ से गया तो ये दुनिया बर्बाद हो सकती है। मैं मर चुका हूँ और मेरा निकलना पॉसिबल नहीं है। मिशेल ने पूछा, तो तुम क्या चाहते हो? क्रिस्टोफर कहता है कि अगर मेरा दिमाग और देर तक एक्टिव रहा तो ईथन इसका गलत इस्तेमाल करके दुनिया तबाह कर देगा। तुम्हें मुझे मारना होगा, मेरा दिमाग डीएक्टिवेट करना होगा ताकि न्यूरोटैक बंद हो जाए और ये तबाही खत्म हो जाए। मिशेल पहले राजी नहीं थी, पर क्रिस्टोफर ने उसे याद दिलाया, तू हमेशा कहती थी कि मैं इस दुनिया को बदल सकता हूँ, तो बस अब तू मेरी मदद कर। फिर दोनों गले लगते हैं और फिर सीन असली दुनिया में शिफ्ट हो जाता है जहाँ मिशेल होश में आ गई थी।
उसने आगे बढ़कर क्रिस्टोफर की सारी मशीन्स बंद कर दी, जिससे क्रिस्टोफर हमेशा के लिए चला गया और न्यूरोटेक भी तबाह हो गई। बाहर दिखाया गया कि कीट्स की आर्मी और रोबोट्स हार रहे थे। कीट्स ने देखा कि उसका रोबोट जो हमेशा उसके साथ था बुरी तरह डैमेज हो चुका था। ये देखकर वो टूट गया। जैसे ही न्यूरोटेक बंद हुई, सारे न्यूरोकास्टर रोबोट्स भी बंद हो गए और कीट्स की आर्मी ने जंग जीत ली। वो खुशी से चिल्लाया, लेकिन अगले ही पल जब उसने अपने रोबोट को देखा जो पूरी तरह खराब हो चुका था, तो उसकी खुशी गम में बदल गई। लेकिन तभी उसने देखा कि उसके रोबोट के अंदर एक छोटा वर्जन भी था जो इस बड़े रोबोट को कंट्रोल कर रहा था। ये देखकर कीट्स को सुकून मिला। फिर कीट्स मिशेल को ढूंढने अंदर गया। जब वो बाहर आया तब सबको पता चल गया कि दुनिया में सारे न्यूरो रोबोट्स बंद हो चुके हैं। न्यूज़ में भी ये बात फैल गई और मिशेल का इंटरव्यू हुआ। उसने सब सच बता दिया कि कैसे एक बच्चे का इस्तेमाल करके न्यूरोटेक चलाई गई थी। इसी वजह से ईथन को जेल हो गई और कहानी के एंड में मिशेल को पूरी दुनिया के सामने स्पीच देते दिखाया गया। मिशेल कहती है कि मुझे पता है कि आप सब लोग कंफ्यूज होंगे कि दुनिया में आखिर क्या चल रहा है। असल में न्यूरोटेक अब बंद हो चुकी है। ईथन ने न्यूरोटेक का यूज़ करके सिर्फ रोबोट्स को ही नहीं बल्कि इंसानों को भी किसी काम का नहीं छोड़ा। लोग न्यूरोटेक के आदी हो गए थे। इंसान भूल गए थे कि जो काम वो न्यूरोकास्टर रोबोट से करवा रहे थे वो खुद भी कर सकते हैं। असली दुनिया में इंसान ही एक दूसरे का सहारा है, ना कि कोई नई टेक्नोलॉजी। हमारे इमोशंस, हमारा मिलना जुलना ही हमें इंसान बनाता है। अगर आगे बढ़ना मुश्किल हो तो हम सब मिलकर एक दूसरे का साथ देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। उसकी स्पीच सबको बहुत पसंद आई थी। किड्स भी इमोशनल होकर उसके गले लग गया। फिर मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया गया कि कुछ मरे हुए रोबोट्स का झुंड पड़ा हुआ था और अचानक से उसमें से कॉस्मो रोबोट खड़ा हो गया। ये इस बात का सिग्नल थी कि शायद अब भी उसके अंदर क्रिस्टोफर की कॉन्शियस जिंदा थी। और इसी सस्पेंस के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है।